अजीब दास्तां है ये भाग 15। श्रुति को जो करना था वो कर चुकी थी। इधर हालत अविनाश की खराब थी। अभी तो मेरी बैंड बजाकर गई है और अब मेरे घर वालों की बजाना चाहती है ये लड़की। आखिर क्यों कर रही है ये ऐसा? ऐसा कौन सा बड़ा पाप या गुनाह हो गया मेरे हाथों से? बस दोस्ती के नाते मोना से मिलने ही तो आया था, तो इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? बस मिलने ही तो आया हूँ, हमेशा के लिए उसे अपनाने नहीं। अविनाश ने ये बात बोल ही दी मोना के सामने। मोना अब सदमे में थी। गुस्से से वो आग बबूला हो गई। What do you mean अविनाश? ये मेरे साथ 2 दिन से क्या आलू छील रहे हो? समझ में क्यों नहीं आता कि तुम यहाँ मेरे लिए रुके हुए हो? मुझसे प्यार करते हो इसलिए यहाँ मेरा साथ दे रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अभी। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ जो उस बेवकूफ वेंकट की बातों में आ गई, लेकिन अब मुझे भी हमारे प्यार का एहसास हो गया है। Let me do one thing. I will abort this child. इससे हमारे रिश्ते में दूरी और फासला भी नहीं आएगा और तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरे हाथों हुई एक गलती थी और अब मुझे ये गलती सुधारनी है। रही बात उस श्रुति की, तो जो लड़की तुम पे हमला कर सकती है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर सकती है, वो तुम्हारे घर वालों को कितनी गहरी चोट पहुंचाएगी अविनाश। तुम अब घर जाओ और जल्द से जल्द इस श्रुति से छुटकारा पाकर मुझे अपने घर ले जाओ। मोना ने खुशी से अविनाश से कहा। अविनाश को अब दिन में तारे नजर आए। एक तो इस बात के बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा था, और फिर मोना उसकी दोस्ती को अपना पुराना प्यार पाना समझ बैठेगी, इस बात का भी उसे कतई अंदाजा नहीं था। उसने मोना को पानी पिलाया और समझाने की कोशिश की। देखो मोना, हम माना अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब वो रिश्ता नहीं है हमारे बीच जैसा तुम चाहती हो। अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और भले ही मुझे श्रुति से वैसा प्यार ना हुआ हो, लेकिन अब वो मेरी अर्धांगिनी है और मुझे उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। वो यहाँ आई तो गुस्से में थी माना मैंने, पर चोट उसने मुझे पहुँचाई है, तुम्हें नहीं। और मैं पुरानी सब बातें भूल चुका हूँ, काफी आगे आ गया हूँ श्रुति का हाथ पकड़कर। रही बात हमारी और हमारे रिश्ते की, तो वो उसी दिन शादी के फेरों के साथ हवन में जला चुका हूँ। एक दोस्त और हमदर्दी के अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। What rubbish अविनाश is this? मोना अब आग बबूला हो गई। क्या खिलौना हूँ जो जब चाहे कोई भी आए और खेल कर चले जाए? लिसन, एक तो मुझे और मेरे प्यार को अपनाने की कोशिश कर। अभी मुझे हाँ कहो, नहीं तो एक बार मैं बच चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे मरने की कोशिश करूंगी कि सच में मर जाऊंगी, और सारा का सारा ब्लेम तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर डालूंगी। Did it clear? Or you want to see me die? मोना ने ट्रे में से चाकू अपनी हथेली पर लगा उसे धमकाया। अविनाश की बस अब पैंट गीली होना बाकी था। क्या से क्या जो हो गया था। घर पर घरवाली ने पहले से ही पुलिस बुलवाई थी और बाहर वाली खड़े खड़े धमकी दिए जा रही थी। सामने पहाड़ और पीछे खाई थी। इसके लिए जिम्मेदार भी वो खुद ही था। किसी तरह मोना को कन्विंस कर अविनाश भाग खड़ा हुआ वहां से। घर इतने रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आया कि पूछो मत। घर के गेट के बाहर अब भी पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। घर के अंदर आते ही बरामदे में पापा बड़े परेशान से दिखे। पापा ने अविनाश को देखते ही गले लगा लिया। इतने इमोशनल शायद ही वे पहली बार हुए थे। बस आंखों से आंसू आना बाकी था। अविनाश ने संभाला पापा को और एक अजीब सी सनक घुस गई उसके दिमाग में श्रुति को लेकर। वो कुछ बोलता इससे पहले ही पापा ने शुरुआत की। घर की लक्ष्मी, आन बान शान, इस कदर घर की मान मर्यादा सम्मान को ठेस पहुंचाएगी, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था बेटा। क्या मुंह दिखाऊंगा अब इस समाज में? बड़ी ठेस पहुंची है मुझे। क्या कमी रखी थी उसे हमने प्यार देने में, फ्रीडम देने में? घर में वो सब दिया जो तुम भाइयों को दिया, और उसका ये सिला मिला? मैं बच्ची को कभी माफ नहीं करूंगा। आज पहली बार घर पर पुलिस आई है और हमारी पूछताछ कर रही है। बस यही देखना बाकी था अब इस उम्र में। भगवान न जाने किस गुनाह का बदला ले रहा है बेटा। पापा गिरते गिरते बचे। अविनाश ने उन्हें बिठाया और पानी पिलाया। बस पापा, सब ठीक कर दूंगा मैं। मेरी खामोशी का इस तरह बदला लिया गया, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा और ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अगर हमारा रिश्ता इस कदर कच्ची डोर से बंधा है कि जिसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो क्या फायदा इसे निभाने का?
पूरी गाड़ी में चलाते हुए यही सोचता आया कि मुझसे ही गलती हो गई होगी इसे प्यार देने में, लेकिन वो डिजर्व नहीं करती पापा। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें घर वाले इतना सफर कर रहे हो। मुझे ऐसे खोखले रिश्ते में नहीं रहना पापा। मैं अभी श्रुति से इस बारे में बात कर आता हूँ। कहाँ है वो? अंदर है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आई है और आधा मसला तो उसी ने ही निपटा डाला। मेरे दोस्त डीआईजी हैं, वो इस शहर से बाहर हैं, तो श्रुति के मामा के किसी दोस्त की पहचान से ये मामला निपटा है। वाह पापा वाह, आग भी वही लगाए और ऊपर से पानी भी वही छिड़के। ये काफी गलत है ना? क्या बोल रहे हो तुम दीपू बेटा? अंदर चलिए और देखिए अब आपका ये शांत बेटा क्या करता है। अविनाश पापा को अंदर ले आया। अंदर हॉल में श्रुति अपनी सासू मम्मी के साथ बैठी उन्हें संभाल रही थी। एक और पलक फोन पर किसी से बहस करने में लगी थी। पुलिस कोई दिख नहीं रही थी और साहिल गुमसुम सा सोफे पर बैठा था। साहिल के बगल में श्रुति के मामा बैठे थे और किचन में मामी चाय लेकर आ रही थी। अविनाश को देखते ही मम्मी रो पड़ी, दौड़कर अविनाश के गले लग गई। देख ना बेटा क्या हालत हो गई इस घर की और लोगों की। आप चाय पी लीजिए मम्मी जी और शांत हो जाइए, श्रुति ने मम्मी जी से कहा। सारी जड़ की फसाद तुम हो और अब यहाँ क्यों आई हो तुम श्रुति? अविनाश गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसे ऐसा चिल्लाता देख हर कोई घबरा गया। अविनाश ये क्या कह रहे हैं आप? श्रुति को कुछ समझ न आया। क्या कहा था तुमने? सीधी सादी लड़की जो कानपुर के एक सीधे सादे फैमिली से बिलोंग करती है ना? जिसे बस अपनी ही पड़ी है, किसी की बात नहीं सुननी है और जान लेनी है। हॉस्पिटल में मुझ पर जानलेवा हमला कर तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई जो अब मेरे घर वालों को निशाना बनाया। अविनाश ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? मामा जी ने बात को संभालने की कोशिश की। आप तो चुप ही रहिए मामा जी, पहले आप ही पुलिस को बुलाने की नसीहत अपनी भांजी को देते हैं और फिर खुद ही आ जाते हैं हमारे घर तमाशा देखने। चुप हूँ, शांत हूँ, कुछ बोल नहीं पाता, तो क्या इस तरह आप लोग तंग करेंगे, मुझे और मेरी फैमिली को बर्बाद करेंगे? सच्ची कहती है मोना कि हमारा रिश्ता ही खोखला है। नींव ही सही नहीं तो घरोंदा क्या खाक सही होगा? श्रुति मुझे अब इस रिश्ते से आजादी चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए और इस तरह तंग करना छोड़ दो। मेरे घर वालों को सजा देनी है मुझे दो, जेल में डाल दो, सारा पैसा ले लो, लेकिन ये तमाशा बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। कल मेरा वकील पेपर्स मामा जी के यहाँ भेज देगा। अविनाश ने अपनी बात पूरी की और श्रुति ने डबडबाई आंखों से एक तमाचा लगा दिया अविनाश को। बिना सोचे समझे मामा और मामी को ले निकल पड़ी वहाँ से। सन्नाटा छा गया घर में, हर कोई सदमे में था। अविनाश ने आंखें पोंछते हुए पापा की तरफ देखा तो पापा गुस्से से उसे घूर रहे थे। दोनों भाई बहन सुन्न थे। माँ ने फिर रोना शुरू किया और पुलिस अंदर आई। मिस पलक, हमें आपको ले जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आपके ऊपर केस फाइल हो चुका है। ये सुसाइड का केस है और हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। पलक को पुलिस ले गई और पीछे पीछे पापा छोटे बेटे को ले चल दिए। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर कॉल लगाया श्रुति को, लेकिन माँ ने उसका फोन फेंक डांट लगाई। जान ले उस बच्ची की अब। किस तरह सब निपटा दिया था बहू ने ये मसला, लेकिन तुझे गुड़गोबर जो करना था। यहाँ पुलिस पलक के लिए आई थी नास बेटे, उसका चक्कर चल रहा है किसी शादीशुदा इंसान के साथ और इसके चलते उसकी बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो बच गई, लेकिन तेरी बहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। चला था रॉबिन हुड बनने। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू से इस तरह बात करने की? ऐसा क्या हो गया तेरे ससुराल जो नौबत डाइवोर्स तक आ चुकी है? श्रुति ने तो कुछ ना कहा हमसे, लाट साहब ही बड़बड़ किए जा रहे थे। खबरदार दीपू, जो वकील से पेपर्स भिजवाए तो यहीं खड़े खड़े जान दे दूंगी मैं। माँ गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी। अविनाश को अब सब समझ आ रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। मोना का बार बार कॉल आ रहा था। अविनाश भाग खड़ा हुआ वहाँ से। घर आते ही श्रुति मानो सुन्न थी। मामा जी और मामी जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मामी जी ने आते ही ठंडा शरबत बना लाई तीनों के लिए। मामा जी चुपचाप श्रुति की हरकतें गौर से देख रहे थे और श्रुति बुत सी बनी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। समझता क्या है ये पोंगा, मुझे मिडिल क्लास लड़की बोलता है जो गांव से आई है।
मुझे अलग करेगा अपनी जिंदगी से, अलग होगी मेरी जूती। मैं अब इससे अलग होने से रही। इसकी कुंडली में ऐसे गुठली मार के बैठूंगी कि ये सांस भी नहीं ले पाएगा और छोड़ भी नहीं सकेगा। बड़ी गलत इंसान से पंगा लिया है बेटा जी तुमने। श्रुति हूँ मैं, श्रुति। अभी कानपुर में होते तो दंगे छिड़ जाते भाई। कुछ अपना भी वट है अपने इलाके में, और तुमको लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? उस मोना के लिए मुझसे पंगे लोगे तुम? अरे उस मोना की भवानी माँ है तो मेरी भी माता रानी कुछ कम नहीं। माता रानी, भवानी माता, माफ कर देना अपनी इस बच्ची को। लड़ाई नहीं करवाना चाहती मैं आप दोनों देवियों में, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि इस लड़ाई में आप दोनों मेरा साथ दे। यहाँ महाराष्ट्र में माता भवानी मेरे अंदर संचार करती रहे, और यहाँ से बाहर जाते ही माता रानी। पति परमेश्वर होता है ये माना मैंने। 7 फेरे भी लिए, लेकिन शायद स्टार्टिंग के फेरों में ये सो गया होगा, जो इसे कुछ याद ही नहीं। क्या बोल गया मुझे? विच? अंग्रेज की औलाद। उस बिच के लिए मुझे विच बोला? तू तो गया बेटा अब। इधर मोना खुद से ही बातें किए जा रही थी और मामी जी बस उसे देख चिंता में खोई हुई थी। ये लड़की दुख के मारे कहीं पगला तो नहीं गई है? क्या जवाब दूंगी मैं जीजी को, जो उनकी बेटी को और उसका दुख भी नहीं संभाल पाई? मेरी बेटी नहीं हुई तो क्या, मैंने दिल से इसे अपनी बेटी मान आशीर्वाद दिया था इसकी सुख भरी गृहस्थी के लिए। भाई मुझसे इसका दुख देखे ही नहीं जा रहा। मैं जरा जीजी से बात कराती हूँ। इतनी बड़ी बात और मैं ऐसे चुपचाप बैठूं, ये भला कोई अच्छी बात नहीं है। किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी, वरना मेरा पेट और मैं रात भर सो नहीं पाएंगे। किससे बात करूं भला? इसकी सास से भी बात कर लेती हूँ, ताकि इसके साथ साथ इसकी ननद की भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वही खबर फिर जीजी को भी देनी पड़ेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनो जी, मैं जरा बात करके आती हूँ इसकी सास से। मामी उठ खड़ी हुई वहाँ से। ओए दूरसंचार विभाग, घर का चलता फिरता रेडियो स्टेशन, अभी खबरें ठीक से सुनी नहीं और प्रसारण करने में तुम लग गई। जरा बात की गहराई को समझो और पहले इसकी पूरी बात सुनो। बैठो यहाँ पर। दोनों पति पत्नी बैठ श्रुति के बोलने का इंतजार करने लगे। अब तक यहाँ से वहाँ श्रुति ने 20-25 चक्कर लगा दिए थे। मामा, एक खून करने पर कितनी सजा होगी आपके इस मुंबई शहर में मुझे? श्रुति ने शांति से कहा। या फिर कानपुर जाके मैं खून करूँ तो कैसा रहेगा? वहाँ मुझे ज्यादा मजा और तसल्ली होगी मारने में। क्या बोलते हैं आप? दोनों एक दूसरे के मुंह को ताक रहे थे। पूरी जिंदगी एक चूहा नहीं मारा होगा तेरे मामा जी ने, और तू उन्हें ये बातें बता रही है? छोरी सठिया गई है क्या भला? कोई औरत अगर आ भी जाए पति की जिंदगी में तो पूरे मोहल्ले के सामने 2-4 घूसे और चप्पल जड़ दे सबके सामने। ऐसा खून बिन करने की क्या जरूरत है भला? राम राम राम। हे राधे कृष्ण, कुछ जरा अक्कल दीजिए हमारी छोरी को। यहाँ ससुराल में आकर कितना असर पड़ा है इस पर कि अब चाकू से खून करेगी ये लड़की। मामा जी ने फिर सारे भगवानों से माफी मांगी। मैं इस लड़की को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर न करूंगी, चाहे मेरा भूख प्यास से 2 किलो वजन ही कम क्यों ना हो जाए। तू घर से बाहर कदम न रखेगी जब तक तेरे मम्मी पापा भाई सब यहाँ ना आ जाएं। भला कभी सुना हमारी बिरादरी में कि लड़की खून कर रही है? एक पल 100 तन बना, पर ऐसा ख्याल न ला मेरी बच्ची उस डायन के बारे में। उसका खून कौन कर रहा है मामी? मुझे अपने पति का खून करना है, आपके जमाई का खून करना है, और फिर कम से कम सजा मिले मुझे, इसका इंतजाम आप लोग कर लो। अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है कि इस अविनाश का मर्डर कर गंगा नहाओ बस। श्रुति के हाथ में चाकू और चेहरे पर चमक थी। मामा सोच में डूबे थे कि लड़की बात तो सही कर रही है, लेकिन तरीका जरा गलत हुए जा रहा है। बेटा श्रुति, मार के ही तेरा कलेजा ठंडा होना है क्या? और कोई रास्ता भी तो ले सकते हैं ना हम। पहले उसे धोना है मामा जी, फिर कूटना है, और अगर जान बची तो मार भी डालेंगे। श्रुति ने गुस्से से कहा। तुझे अविनाश को सबक सिखाना है ना, उसके अंदर का शैतान मारना है ना, तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन तेरे मामा के तरीके से। ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। बोल, मंजूर है तुझे? हाँ हाँ, उठा लो लौंडे को और अगवा कर लो मामा। ले जाएंगे कानपुर और ऐसी धुलाई करेंगे कि फिर कभी मुझसे बहस नहीं करेगा वो पोंगा।
आप जानते हैं दोनों कितना प्यार दिया उसको मैंने, सब अपनाया मैंने उसका तौलिया जो वो बिस्तर पर छोड़ देता है, रात को हॉरर पिक्चर देख ली तो लाइट ऑन करके सोता है, पेट हल्का करने के लिए दूध पी के बाथरूम जाता है, और जिस दिन काले चने खा ले तो खैर नहीं मामी, रात भर जो हवाएं छोड़ी जाती है ना पूछो मत। उसका पसीना, उसकी बदबू, उसका हवा छोड़ना, उसका खर्राटे लेना, क्या क्या नहीं सहा, लेकिन किसी को नहीं बताया, और इसका इनाम डाइवोर्स होता है। मामा मुझे चाहिए अविनाश मेरी जिंदगी में, उसके साथ होती हूँ तो अच्छा लगता है। कितने सपने हमने सजाए थे एक साथ मिलकर, मुझे कितने अच्छे पल दिए हैं उसने, हमने हमारे बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, और अब सब खत्म हो गया। श्रुति फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख मामी भी जोर जोर से रोने लग गई। मामा जी उठे और उन्होंने श्रुति को प्यार से देखा और फिर आशीर्वाद दिया कि 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसे संभालते हुए कुछ बातें की और फिर मामी को काम पर लगा दिया। मामा जी ने श्रुति के ससुर जी को फोन लगाया। राधे राधे जी, बात यह है कि श्रुति दोपहर से गायब है। घर छोड़ने की बात तो कर रही थी, लेकिन वाकई में कहीं चली जाएगी ये हमने सोचा न था। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, अगर आप भी मेरे साथ चले तो अच्छा होगा। जी, मैं जाते जाते आपको ले लेता हूँ। उधर मामा जी के साथ साथ मामी ने भी कानपुर फोन कर सबको श्रुति के कहीं चले जाने की खबर सुना, सबको बुला लिया। इधर अविनाश के घर अभी कुछ ही पल हुए थे पलक को घर लाकर, और सबकी परेड लेने में माता पिता जुड़े थे। पलक की एक नादानी ने पूरे घर को जिस मुसीबत में डाला था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। पलक को उसकी गलती का एहसास दिलाया ही था कि फिर अविनाश की ही खबर लेनी बाकी थी कि मामा का फोन आया था। सास ससुर दोनों परेशान थे कि बहू आखिर चली कहाँ गई। गलती न होते हुए भी बच्ची को क्या क्या झेलना पड़ा था। कपूत ने जो करतूत करके रखी थी उसके लिए माफी तो मिलने से रही थी। कुटाई तो यहाँ भी अविनाश की पक्की थी, लेकिन उसके पहले ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच, ये जान लेना भी बेहद जरूरी था। अविनाश से जब सारी सच्चाई पता चली तो सारा घर मानो उस पर टूट पड़ा। अक्ल कहीं बेच के खाया है तू, जो तुझे सही गलत का अंदाजा नहीं रहता है। माँ ने उसके कान पकड़ उसकी सुताई की। अरे अक्ल के मारे, चिराग ढूंढकर भी ऐसी बीवी ना मिलेगी तुझे। वो मोना तो उसकी जूती के लायक भी नहीं है, और मेरी बहू को खरी खोटी सुनाई तूने। और उसने जो इंजेक्शन मुझे लगाया उसका क्या पापा? खून कर देती तो अच्छा होता श्रुति तेरा। उसने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगा बेटा, तू तो गयो अब मेरे हाथ से। पापा दौड़ पड़े उसे मारने के लिए। कैसे कैसे अविनाश ने बचाया खुद को। गलती हो गई पापा, आपसे, आपकी बहू से, इसके परिवार वालों से, सबसे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और तेरे पास और कोई तरीका है इस स्यापे को सुधारने का? मिट्टी डाल उस मोना के चैप्टर पर और श्रुति को ढूंढ ला बेटा। जल्दी से खुश खबर सुना दो और हमें रिहा करो इस मुसीबतों से। इस पलक की तो मैं इसी महीने शादी करवाऊंगी, देख लेना तुम। सब निकल पड़े श्रुति की खोज में। श्रुति अपने कमरे में कचौड़ियाँ खाते खाते हम साथ साथ है मूवी देख रोए जा रही थी। मामी ने उसे लॉक कर उसका फोन ले लिया और मामा को दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मामा ने पूरा मामला अपने चार्ज में ले लिया था और निकल पड़े मिशन अविनाश को सुधारने में। ये खबर जब अविनाश को मिलेगी कि श्रुति कहीं घर छोड़ के चली गई है तो क्या बीतेगी उस पर। पहले ही क्या कम मुसीबतों से घिरा था, जो एक और मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मानो तैयार थी। उधर कानपुर में जितने लोग थे सब निकल पड़े मुंबई की ओर। जिसे जिसका टिकट मिला सबने उससे आने का फैसला किया। रिया और उसका पति भी निकल चुके थे मुंबई आने के लिए। ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी फौज आ रही थी श्रुति की मदद के लिए। अब आगे श्रुति और अविनाश की लाइफ में क्या स्यापा होने वाला है, आगे क्या होगा और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की स्टोरी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।